ऑनलाइन में आपका पुनः स्वागत है। मैं शुभम कुमार और आज उपस्थित हूँ पुनः राजनीति विज्ञान की कक्षा को लेकर के, जिसमें हम लोग तीसरे अध्याय यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की बातें कर रहे थे। हमने इसमें बात कर रहे थे बहुत सारे संघर्षों की, बहुत सारे प्रतिस्पर्धा की और बहुत सारे आंदोलनों की बात किया, जिसमें हमने संपूर्ण क्रांति, तारीख विरोधी आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन, चिपको आंदोलन आदि का बात कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दो आंदोलनों की बात करेंगे। पहला क्या होगा? पहला होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा होगा सूचना का अधिकार आंदोलन। इसी दोनों आंदोलन पर बात करेंगे आज। तो पहले देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे नर्मदा क्या है? नदी है और इसको बचाने की बात की गई है। इसको बचाने की बात क्यों की गई? क्योंकि नर्मदा नदी है, इसका अपहरण तो नहीं हो गया था कि इनको बचाने की बात की जा रही है। तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि थोड़ा समझते हैं। क्या हुआ, जब हम लोग आज़ाद हुए तो वहाँ पे हमारे देश में विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और विकास के लिए एक परियोजना बनी जिसको कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना। हम लोग भूगोल में इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो नदी घाटी परियोजना बनाया गया। तो नदी घाटी परियोजना का लाभ, बहुत सारा लाभ गिनाया गया और इसीलिए इस परियोजना का नाम बहुउद्देशीय परियोजना भी रखा गया। तो इस नदी घाटी परियोजना में क्या होता था? नदियों पर बांध बना देता था। तो नदियों पर बांध बनाने से क्या होगा? पनबिजली तैयार होगा या सिंचाई की व्यवस्था किया जा सकेगा, पर्यटन की व्यवस्था आदि आदि। हम लोग भूगोल में इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो इसी क्रम में ये जो नर्मदा नदी है ना, ये जो नर्मदा नदी है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, MMG है ना, तो MMG यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से, किस राज्य से गुजरती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। तो इसी में नदी घाटी परियोजना के तहत यहाँ भी, इस नदी पर भी, ये जो मान लीजिए ये नदी है ना, तो इस नदियों पर भी बहुत सारा बांध बनाया गया। और बांध इतना बनाया गया, छोटे छोटे यानी कि 30 बड़े बांध बनाए गए, 135 मझोले और 300 के आसपास लगभग छोटे छोटे बांध इस पर बना दिया गया। अब बांध तो बना दिया भाई, ठीक है, बांध बन गया, लेकिन इससे समस्या क्या हुई? इससे इस बांध के आसपास जो गांव थे ना छोटे छोटे, इस बांध के आसपास जो छोटे छोटे गांव थे, इस गांव में रहने वाले को समस्या हो गई। अब आप अनुमान लगाइए कि कौन सी समस्या हुई होगी। तो इनको समस्या होगी कि यहाँ पे जो है बांध आप बना दिए तो पानी रुकेगी यहाँ पे, और पानी रुकेगी तो ये जो बगल में गांव है इसमें पानी तो जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ जमा होगा तो कहीं तो फैलेगा ना पानी। तो ये बगल वाले गांव को की डूबने की स्थिति आ गई। और इस तरह से इस बांध जो बनाने की परियोजना थी, इससे लगभग 245 गांव प्रभावित हुए। कितना गांव? लगभग इसके किनारे बसे हुए 245 गांव प्रभावित, मतलब इसकी पुनर्वास की समस्या आ गई। यानी कि ये जो जहाँ पे रह रहे थे वहाँ तो डूब जा रहा था इनका गांव, थोड़ा सा बरसात का मौसम आता था ये गांव डूब जाता था। तो इनकी बड़ी समस्या हुई कि हर साल इनकी यही स्थिति थी। अब चूँकि ये बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं तो दूसरे जगह जा भी नहीं सकते, उनको दूसरे जगह पे जाने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत घर बनाना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे गांव बसाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सरकार ने क्या किया, ये बांध तो बना दिया लेकिन इनके पुनर्वास की, मतलब दूसरे जगह बसाने की व्यवस्था नहीं की। इसी को लेकर के ये लोग क्या हुए, नाराज़ हुए और धीरे धीरे क्या हुआ, ये नाराज़ी एकजुटता में जुड़ती गई और ये लोग मिलकर इस बांध का विरोध करने लगे। और क्योंकि इस बांध से कम इस 245 गांव से लगभग 2.5 लाख लोग के आसपास प्रभावित थे, तो ये विरोध करने लगे। धीरे धीरे इस विरोध में छोटे छोटे संगठन जो है, स्वयंसेवी संगठन वगैरह भाग लेने लगे और ये लोग जो है नदी घाटी परियोजना का विरोध करने लगे और इस विरोध प्रदर्शन का नाम दे दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, चूँकि नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया जा रहा था। तो और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, पर्यावरणविद भी मिल गए, जो पर्यावरण के संरक्षक होते हैं, जो पर्यावरण के चिंतक होते हैं। तो जो भी कोई घटना ऐसे विकास क्रम में घटती है जिसे लगता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो जो लोग इसकी चिंता रखते हैं उसे पर्यावरणविद कहा जाता है। तो पर्यावरणविद कहा गया कि ये गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को रोक रहे हैं हम लोग, है ना। तो इससे क्या है, प्राकृतिक चीज़ों पर हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इससे समस्या आ सकती है। तो इन्होंने इसको कहा कि नर्मदा को बचाना है, नर्मदा को तहस नहस किया जा रहा है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन रख दिया गया।
तो इसके पुनर्वास की समस्या को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है, पहले तो ये लोग छोटे छोटे बांध का विरोध कर रहा था, अपनी पुनर्वास की समस्या को लेकर के विरोध कर रहा था कि भाई बांध बना दिए तो ठीक बात है, लेकिन ये जो हमारा गांव है डूब रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था किया जाए। सरकार को कहा गया कि ये व्यवस्था आप लोग हमें दूसरे जगह गाँव बना कर दीजिए, वहाँ हम लोग बसेंगे, यानी पुनर्वास की व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन मजबूत होता चला गया और ये लोग पूरे बांध का ही विरोध करने लगे, बांध बनाने का विरोध करने लगे। और इसी कड़ी में 1988 और 89 के आसपास ये जो स्वयंसेवी संगठन था इससे जुड़ गए और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा मुखर हो गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग तो बांध का विरोध करने लगे, लेकिन ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे कोई बांध बनाया जाता है तो होता रहता है। ये आंदोलन न अभी भी समाप्त हुई कभी और न हमेशा चलती रही। आप कह सकते हैं कि 2000 ये जो आंदोलन था निरंतर चलती रही, बीच बीच में ख़त्म भी हो जाती थी। जब भी कोई मुद्दा आता था या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता था तो ये आंदोलन शुरू हो जाता था। तो क्या हुआ कि ये जो बाद में 2003 में एक नीति आई सरकार की, 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसी के परिणाम स्वरूप सरकार 2003 के आसपास में क्या लेकर के आई, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति। अब इस नीति के बारे में क्या है, पुनर्वास नीति के बारे में मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनेगा सरकारी फंड से, तो उनसे जो गरीब लोग प्रभावित होंगे, जिनके आवास की समस्या उत्पन्न होगी, उनको फिर से वास दिया जाएगा, मतलब फिर से कोई जगह दिया जाएगा, उनको घर बना के दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपके आसपास कहीं रोड वगैरह बनता है या NH बनता है या कोई इस तरह से बड़ी परियोजना बनती है, तो उसमें जिसका घर टूट जाता है उनको वो कंपनियां घर बना के देती है। तो ये 2003 के आसपास में ये नीति लाई गई। तो हम कह सकते हैं इसी आंदोलन का ये रिजल्ट है, क्योंकि हम जो भी आंदोलन देखते हैं उसका कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक सरकार में रिजल्ट निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि 2003 का राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो है इस आंदोलन का एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये तो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम लोग बात करेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार, अब हम लोग सूचना के अधिकार आंदोलन की। अब ये एक ऐसा आंदोलन था कि इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का जो है, इस राजनीति के जो परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ निकला, उससे भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत हद तक कंट्रोल हो गया या होने का एक हथियार मिल गया। किसको? नागरिक को। पहले तो ये कैसे हुआ और क्यों हम कह रहे हैं ऐसी बातें, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले इसकी आंदोलन की इतिहास को जानते हैं, ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ। क्योंकि हम जितने भी आंदोलन देखें वो छोटी छोटी घटना से शुरू हुआ। ये आंदोलन भी एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ और ये शुरू हुआ लगभग 1990 में। कहाँ से? तो राजस्थान से शुरू हुआ, ठीक है। राजस्थान से पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। राजस्थान के भीम तहसील करके एक क्षेत्र था। कौन सा था? भीम तहसील, है ना। तो जैसे अपने यहाँ ब्लॉक होता है वहाँ तहसील होता है। तो तहसील करके एक क्षेत्र था, यहाँ पे काम हो रहा था पंचायती राज के तहत। और पंचायती राज के तहत काम हो रहा था जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन मज़दूरों को लगने लगा कि ये जो ठेकेदार है, मान लीजिए एक ठेकेदार था, वो इनको काम करा रहा था। तो ये जो मज़दूर थे इनको लगने लगा कि ये जो ठेकेदार है ना, ये हमको पूरा पैसा नहीं दे रहा है, मतलब सरकार जितनी पैसे दे रही है हमको उतना पैसा नहीं दे रहा है, इसमें कटौती करके ये पैसे दे रहा है। तो मज़दूरों को लगा कि क्यों नहीं हमारा जो पैसा इनको मज़दूर को पता भी नहीं था कि सरकार हमको कितना पैसा दे रही है। तो इनको लगा कि हमको पता होना चाहिए कि सरकार हमको कितनी पैसे दे रही है, और तभी ना वो ठेकेदार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा कि भाई आप हमारी पैसे कटौती क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो इनको पता ही नहीं था कि सरकार इनके ऊपर कितना खर्च कर रहा है, इसीलिए ठेकेदार उसमें से खा जाते थे। तो ये लोग आंदोलन करने लगे। कहाँ आंदोलन किए? DM ऑफिस के आगे। और आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया, बहुत सारे मजदूर इसमें भाग ले लिए। अंत में सरकार 1994 और 1996 में एक जन सुनवाई के माध्यम से
तहसील वाला कानून में यानी कि स्थानीय स्वशासन में परिवर्तन लाया, और परिवर्तन ला करके ऑफिशियल दस्तावेज जो था उसको सार्वजनिक करने की एक योजना बनाई कि सार्वजनिक का मतलब और लोगों को दिया जा सकता है जानकारी, यानी ऑफिस की जानकारी अब आम लोगों तक भी पहुंचाई जा सकती है। पहले क्या कहते थे, पहले अगर आप पूछने जाओ तो कहेंगे कि ये सरकारी दस्तावेज है, इस पर इसके बारे में तुम नहीं जानोगे, लेकिन तब पंचायती राज विभाग जो क्या है इसको दे दिया। उसके बाद जब इस आंदोलन में कुछ विद्वान लोग भी जुड़े, अब इनको लगने लगा कि भाई ये चीज़ तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि सरकारी ऑफिस में क्या चल रहा है, यानी सरकारी योजनाएं क्या कर रही है। मान लीजिए कि आपके गांव में सड़क बनता है ना, तो सड़क तो बन गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस सड़क में सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। सरकार का पैसा मतलब आपका पैसा, तो सरकार का पैसा खर्च हुआ। और तो जो ठेकेदार बनाते हैं सड़क को, तो वो जो है उनको पता है कि जनता को तो कुछ पता नहीं है, तो वो बहुत कम खर्च पे घटिया बना देते हैं। उनसे पूछने जाइए तो आप कहेंगे सरकार इतना ही पैसा दिया था। तो चूंकि अगर आपको पता होगा कि इतना पैसा जो है खर्च किया गया है और आप देखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे खर्च ज़मीन पे नहीं हो रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए सोचा गया कि ये तो सूचना जो है पूरे देश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इसी को लेकर के 1996 में ही दिल्ली में एक जो है समिति बनी सूचना के अधिकार के लिए, ठीक है, और ये लोग आंदोलन करने लगे। अंततः 2002 आते आते देख लीजिए आंदोलन का प्रभाव, ये दिल्ली में आंदोलन बड़ा होने लगा था, तो अंततः 2002 ईस्वी में, ठीक है, कब 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक लाया गया। विधेयक का क्या नाम था? सूचना की स्वतंत्रता। तो सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक लाया गया, जिसके तहत आम जनता को सूचना देनी होती थी सरकारी ऑफिस का। लेकिन चूंकि इस विधेयक में इतने सारी खामियां थी कि इसको लागू नहीं किया जा सका, और फिर जाके 2005 में कानून आया जिसको कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया, मतलब सूचना का अधिकार आम जनता को होना चाहिए। सरकारी विभाग में कौन सा फाइल कहाँ अटका पड़ा है, कितना खर्च हुआ है, क्या हो रहा है, इन सभी की सूचना होनी चाहिए जनता को, यानी कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब हर किसी को दिखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है ना। कुछ विभाग को छोड़कर, जैसे रक्षा मंत्रालय में आप सूचना के अधिकार नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो रक्षा का विषय है, वो लीक होने से बहुत सारा समस्या हो सकती है। तो उस डिपार्टमेंट को छोड़कर बाद बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ से आप सूचना मंगा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि आपने परीक्षा में बहुत अच्छा से आंसर लिखा और आपकी कॉपी ठीक से जांच नहीं हुई, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, और आप अपने घर पे कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा से कॉपी लिखे थे, परीक्षा में नंबर नहीं दिया, आपके पिताजी विश्वास नहीं कर रहे, तब आपके पास सूचना का अगर अधिकार नहीं होता तो आप कॉपी नहीं मंगा सकते हैं डिपार्टमेंट से, बोर्ड से, क्योंकि आपने परीक्षा देकर के एक बार कॉपी जमा कर दिया है। लेकिन सूचना का अधिकार है, तो सूचना के अधिकार के तहत आप क्या करेंगे कि बोर्ड को कहेंगे कि आप हमारी कॉपी पब्लिक कीजिए, हमको दिखाइए कि हमें कहाँ नंबर कम मिला। तो आप क्या करेंगे, सूचना का अधिकार लगाएंगे और इसके तहत बोर्ड को आपकी कॉपी का फ़ोटो स्टेट आपके पास भेजना पड़ेगा, तो आप दिखा सकते हैं। और अगर वो गलती किया होगा जांचने में तो फिर वो फंसेगा भी। तो इसी तरह से ये सूचना के जो अधिकार अधिनियम जब से बना, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। मतलब समझ रहे हैं, इस अधिकार अधिनियम के कारण से बहुत सारा घोटाला उजागर हो गया सरकार का, है ना, क्योंकि जैसे ही लोगों को शक होता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लोग सूचना के अधिकार के तहत सूचना मंगा लेते थे और गड़बड़ उजागर हो जाता था मीडिया में। तो कहीं ना कहीं मैं जो कह रहा था कि सूचना के अधिकार आने से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में पाबंद लगने का एक जनता के पास हथियार आ गया कि सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने का। कई बार तो ये होता है कि सूचना का अधिकार आप मांगेंगे और जो काम गड़बड़ रहता है ना, वो तुरंत सही हो जाता है ना। तो इस अधिनियम का इतना जो है प्रभाव है। और ये जो है सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत क्या है कि आप
30 दिनों के भीतर में सूचना पा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से। अगर 30 दिनों के भीतर आपको सूचना नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। 30 दिन में अगर वहाँ से भी सूचना नहीं मिलती है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये अधिकार है हमारा, कोई हमको नहीं कह सकता कि हम सूचना नहीं देंगे तुमको, ऑफिशियल जानकारी फाइल के बारे में नहीं देंगे, है ना, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर। तो इससे क्या हुआ कि आपको अंदर की बात, पहले क्या होता था ना, लोग कहता था कि ये अंदर की बात है तुम नहीं समझोगे। अब अंदर की बात कुछ भी नहीं है, हम जनता है, हम अंदर की बात भी समझेंगे क्योंकि हमारे पास सूचना का अधिकार है। तो आपको भी कभी किसी में लगेगा कि ये दिक्कत हो रही है तो आप सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मंगा सकते हैं। तो ये एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आया। तो आज हम इतने ही देख रहे हैं कि इस आंदोलन से कितना फ़र्क पड़ गया। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है आंदोलनों से मजबूत होता है। लोकतंत्र का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो आप देखें जब से वो क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रांति से लेकर के और हम सूचना के अधिकार का आंदोलन तक हम देख रहे हैं कि आंदोलन से भारतीय राजनीति में या भारतीय संविधान में या नियमों में कितना बदलाव हुआ। सरकार को जनता के हितों के लिए कितनी बार आंदोलन के माध्यम से जगाया गया और सरकार को मानना पड़ा। तो इसीलिए लोकतंत्र में आंदोलन हमेशा जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र में जनसंघर्ष हमेशा जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसी से जनता की भलाई है और जनता की जितनी भलाई होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। अब हम लोग अगली कक्षा में जब देखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो है दूसरे देशों में, हमारे पड़ोस अड़ोस में जो देश हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है ना, इन सब देशों में जो आंदोलन हुए हैं, अभी तो हम लोग भारत के संदर्भ में आंदोलन देख रहे थे, अब हम लोग दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में जो लोकतंत्र में आंदोलन हुआ है उनमें से प्रमुख आंदोलन को देखेंगे अगली क्लास में। तब तक आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके।